Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geeks Idea. This is the series on modern history of India. इस सीरीज का आज का तीसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हमने देखा था एडवेंट ऑफ यूरोपियन, जिसमें हमने पुर्तगाल और डच को डिस्कस किया था कि उन्होंने यहाँ पे कैसे बहुत सारे ट्रेडिंग पोस्ट्स हासिल किए थे। फिर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अराइवल ऑफ इंग्लिश, अराइवल ऑफ फ्रेंच एंड अराइवल ऑफ डेन्स यानी कि डेनमार्क। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंग्लिश टू इंडिया, यानी कि ब्रिटेन जब यहाँ पे आया तो किस तरह से उन्होंने अपना पावर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यही मेन चीज़ हमें अच्छे से डिस्कस करना है, क्योंकि जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है वो ब्रिटेन से रिलेटेड है। सबसे पहले ये मैंने इससे पहले जो लेक्चर दिया था उसमें बोला था कि 1600 में बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और क्वीन एलिजाबेथ जो है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, वो चार्टर देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये चार्टर क्या होता है? चार्टर मतलब ट्रेडिंग राइट्स देते हैं, यानी कि इनको परमिशन मिलती है इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो चार्टर का मतलब है ट्रेडिंग राइट्स किसको मिल जाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये इंडिया आके ट्रेड कर सकते हैं और 15 ईयर्स की मोनोपोली दे जाती है इसको, यानी कि 15 साल ये यहाँ पे ट्रेड कर सकती है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। 1608 में क्या होता है? विलियम हॉकिंस आ जाते हैं अपनी शिप हेक्टर लेके और जहांगीर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया पोर्चुगीज यहाँ पे ऑलरेडी है और डच यहाँ पे आए हैं 1602 में। तो अब आपस में अब कौन आ रहा है? अब ब्रिटेन भी आ रहा है। तो 1609 में इनको कुछ बोला जाता है कि आप ट्रेड कर सकते हो किसी एक दो जगह, और ये मसूलीपट्टनम से ट्रेड स्टार्ट करते हैं। टेम्परेरी ट्रेड, अभी इनको अच्छी तरह फैक्ट्रीज बनाने की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन मसूलीपट्टनम से थोड़ा सा ट्रेड स्टार्ट करते हैं। जब पोर्चुगीज को लगता है कि हमारा कंपटीटर बढ़ गया, तो इनकी इंग्लैंड या ब्रिटेन के साथ लड़ाई हो जाती है। ये नहीं चाहते कि इंग्लिश यहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप करे और हमारे ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम हो सके। तो इसी की वजह से एक बैटल हो जाती है इनके बीच, जिसका नाम है बैटल ऑफ सुवाली या बैटल ऑफ सूरत। ये 1612 में हो जाती है, जिसमें कैप्टन थॉमस बेस्ट जो कि ब्रिटेन का होता है, ये पोर्चुगीज को हरा देता है। अभी तक जो नेवल पावर होती है, शिप्स वगैरह, वो किन की मानी जाती है? पोर्चुगीज की। उनके शिप्स पे कैनन्स वगैरह होते हैं, तो अभी तक वही स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब इनको कैप्टन थॉमस बेस्ट हरा देता है, इसकी वजह से जहांगीर इम्प्रेस हो जाता है इनकी इस कारकर्दगी से, तो इनको ट्रेडिंग राइट्स यहाँ पे मिलते हैं। फिर ये 1613 में सूरत पे ही पहली फैक्ट्री बना देते हैं अंडर थॉमस एल्डवर्थ। तो इस तरह से अब ब्रिटेन भी यहाँ पे आने लगे फिलहाल ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ के कंपिटिटर्स बढ़ गए ट्रेड में। पोर्चुगीज को पहले ही डच आया था 1602 में, अब ब्रिटेन भी आ गया और यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाने लगा। दैट मीन्स कंपटीशन और बढ़ने लगा और ज़्यादा इनके बीच लड़ाइयाँ होने लगेगी। इस तरह से ब्रिटिश ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में बना ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिटिश ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाई? सूरत में 1613 में। 1613 में ही थॉमस रो कौन होता है? इंग्लैंड में होता है जेम्स फर्स्ट किंग, उसी का एम्बेसडर होता है। जैसे आजकल भी एम्बेसडर जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, थॉमस रो उसी का एम्बेसडर बन के जहांगीर के कोर्ट में आ जाता है। ये यहाँ पे बात करता है फ्री ट्रेड की, ताकि ये चाहते हैं हमारी ट्रेड की मोनोपोली इंडिया में हो जाए, पोर्चुगीज खत्म ही हो जाए। लेकिन वो कोई भी राइट इनको नहीं मिलता है, जहांगीर कोई भी फ्री ट्रेडिंग राइट नहीं देता है, लेकिन फैक्ट्री बनाने की परमिशन इजाज़त दे देता है, ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की इजाज़त देता है आगरा में, अहमदाबाद में और इसी तरह भरूच में जो कि गुजरात में है। इसी तरह फिर ये बनाते हैं 1616 में ये मसूलीपट्टनम में साउथ इंडिया की पहली इनकी फैक्ट्री है। 1611 में इन्होंने यहाँ पे टेम्परेरी ट्रेड स्टार्ट किया था, लेकिन 1616 में ये बाज़ाबिता मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग पोस्ट बना देते हैं, जो कि साउथ इंडिया में इनकी पहली ट्रेडिंग पोस्ट बन जाती है। अब एक्चुअल में जो ब्रिटिश का एक्चुअल पावर, जो कि फिर इंडिया में ये क्या करते हैं, अपना रूल स्टार्ट करते हैं
तो उसकी स्टार्ट एक्चुअल आहिस्ता आहिस्ता से अब होने लगती है। जब ब्रिटिश को लगता है कि हमारे ट्रेडिंग पावर्स और ज़्यादा बढ़ने लगे, ये यहाँ के बहुत सारे रूलर्स को जो कि साउथ इंडिया में बंगाल में होते हैं उनको इम्प्रेस करते हैं और उनसे फ्री ट्रेडिंग राइट्स लेते हैं। जैसे कि 1632 में इनको गोल्डन फरमान आ जाता है, कहाँ से? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से, क्योंकि साउथ इंडिया में एक किंगडम होती है सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, वो इनको परमिशन देता है फ्री ट्रेड करने की। फ्री ट्रेड मतलब इनको कोई ड्यूटीज नहीं देनी है, इनको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन सिर्फ एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोडास करनी थी, जो कि उस टाइम की करेंसी थी गोलकोंडा में। 500 रुपया इनको देना था पर ईयर, और बाकी इनको कुछ नहीं देना था, कोई टैक्स नहीं, कोई ड्यूटी नहीं। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फ्री ट्रेड की वजह से क्या हो सकता है एक कंट्री में। फॉर एग्जांपल आजकल के हिसाब से मैं समझाता हूँ, चाइना, ये है इंडिया। चाइना से अगर कोई माल आता है, फॉर एग्जांपल स्टील आएगा चाइना से इंडिया के मार्केट में, जब ये यहाँ के पोर्ट्स वगैरह पे आ जाते हैं, कार्गोज आ जाते हैं, उन पे वहाँ पे लग जाती है इम्पोर्ट ड्यूटी। यानी कि चाइना को इम्पोर्ट, क्योंकि ये इंडिया में अपना स्टील इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जब इंडिया में इंपोर्ट आ गया क्या, स्टील, कहाँ से? चाइना से, तो इंडिया इस स्टील पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। दैट मीन्स चाइना को कुछ ड्यूटीज, कुछ टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये स्टील यहाँ पे महंगा हो जाता है। जब ये महंगा हो गया तो यहाँ के कस्टमर्स क्या प्रेफर करेंगे? इंडिया का स्टील, क्योंकि ये चाइना के स्टील से सस्ता है। तो इस तरह से यहाँ की इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगती है, क्योंकि यहाँ के कस्टमर्स हमारी अपनी इंडस्ट्रीज से स्टील खरीदते हैं। लेकिन अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी काट दी जाएगी, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, फ्रीली इनको अंदर आने दिया जाएगा, यानी कि स्टील आएगा इंडिया में विदाउट एनी ड्यूटी, तो इससे क्या होगा, ये स्टील बहुत ही सस्ता बिकेगा। कहाँ पे? इंडिया में। जो इंडिया का अपना स्टील होगा उससे भी सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से कस्टमर्स क्या करेंगे, वो प्रेफर करेंगे चाइना का स्टील खरीदना, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री, जो भी इंडियन इंडस्ट्रीज है, उनको क्या होगा, उनको घाटा होगा। तो इस तरह से इंडिया की इकॉनमी डूब जाएगी। तो यही आगे जाके होगा, जिस तरह से इनको फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिल जाएंगे आगे भी, तो फिर आगे देखेंगे कैसे ब्रिटिश इकोनॉमिकली इंडिया को लूटता है। 1633 में ये उड़ीसा में हरिहरपुर और बालासोर में अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज बनाते हैं, जो कि ईस्ट में है, ईस्ट इंडिया में। अब साउथ इंडिया में भी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज बन गई, पहले सूरत में बनाई, यानी कि वेस्ट कोस्ट पे भी बन गई, आगरा वगैरह में भी बन गई, अब ईस्ट कोस्ट में भी इन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट कर दी, यानी कि ये चारों तरफ से इंडिया को घेर रहे हैं। 1639 में इनको क्या मिलता है, फ्रांसिस डे एक बंदा होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिशियल होता है, इसको परमिशन दी जाती है। किस चीज़ की परमिशन दी जाती है? इसको बोला जाता है आप मद्रास में एक फोर्ट बना सकते हो, यानी कि फोर्टिफिकेशन कर सकते हो। अब एक ये चीज़ और देखें, अभी तक पहले क्या कर सकते थे, ये ट्रेडिंग पोस्ट्स बना सकते थे, ट्रेडिंग पोस्ट्स, लेकिन अब ये फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि अब ये मद्रास में अपनी मिलिट्री भी रख सकते हैं, ताकि कभी कोई हमला ना हो, इनका ट्रेडिंग अच्छे से हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब ये था कि वहाँ पे इनकी मिलिट्री आ जाएगी। तो दैट मीन्स अभी मिलिट्री पावर भी इंडिया में ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। यही फोर्ट जो मद्रास में बनाया जाता है, इसका नाम रखा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि आगे जाके साउथ इंडिया में जो भी इनकी सेटलमेंट्स होती है, वो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज उसका हेडक्वार्टर बन जाता है। तो अब क्या होगा, अभी तक ब्रिटिश कहाँ पे थे, साउथ इंडिया में ये ट्रेडिंग पोस्ट बना रहे थे, वेस्ट कोस्ट पे यानी कि गुजरात साइड से बनाते थे ट्रेडिंग पोस्ट। अब ये ईस्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि बंगाल की तरफ जाएंगे। बंगाल में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी आजकल की स्टेट उसमें आती थी, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, ये सारे उस टाइम का बंगाल होता था। तो 1655 में जब वहाँ पे सूबेदार होता है कौन, शाह शुजा, वो इनको अलो करता है फ्री ट्रेड, यानी कि आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई ड्यूटी नहीं देनी होगी, कोई टैक्स नहीं देना होगा, सिर्फ साल का 3000 आपको देना होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता से चारों तरफ फ्री ट्रेड इनको मिलता है,
विदाउट एनी ड्यूटीज। सिर्फ एनुअल पेमेंट कुछ करनी होती है, साल का कुछ पैसा देना होता है, बाकी कोई ड्यूटी नहीं। आहिस्ता से आपको पता चलेगा आगे जाके इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया में। तो फिर ये बंगाल में फैक्ट्रीज बनाते हैं, हुगली में, कासिम बाजार में, पटना में और इसी तरह राजमहल में। 1662 में क्या होता है, चार्ल्स सेकंड जो कि प्रिंस होता है कहाँ पे, ब्रिटेन का, इसकी शादी हो जाती है कैथरीन मेयो से जो कि प्रिंसेस ऑफ पोर्चुगीज होती है। तो इस चार्ल्स सेकंड को मिल जाता है बम्बई डावरी में, यानी कि दहेज में मिल जाती है बम्बई उसको। तो ये किसको दी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दी जाती है एज ए डावरी बाय पोर्चुगीज किंग। फिर इसी बॉम्बे को हेडक्वार्टर बनाया जाता है 1687 में। जब अब ये मैरिज अलायंस हो गया तो इसकी वजह से जो पुर्तगाल और ब्रिटेन था इनके बीच की जो लड़ाई थी इंडिया में वो अब कम होगी, क्योंकि अब जाके इनका रिश्ता भी ठीक ठाक हो गया, अब उतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी। अब ब्रिटिश को सिर्फ किससे निपटना है, सिर्फ डच से, क्योंकि अभी भी डच यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि इनको बोला गया था आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी है, कोई टैक्स नहीं देना है और सिर्फ 3000 का एनुअल पेमेंट करना है। लेकिन बीच बीच में क्या होता था, बहुत सारे जो लोकल चेक पॉइंट्स थे वहाँ पे इनको टैक्स देना पड़ता था, इनसे टैक्स मांगा जाता था, किन से, ब्रिटिश से टैक्स मांगा जाता था, जिनकी वजह से ये तंग आ गए। तो फिर क्या होता है, विलियम हेज 1682 में किसके पास जाता है, शाइस्ता खान के पास, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल होता है उस टाइम। विलियम हेज कौन होता है, फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे गवर्नर्स होते थे बहुत सारे एरियाज में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हिसाब किताब देखते थे। जब विलियम हेज को लगा कि हमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स पे टैक्स मांगा जाता है, हमसे ड्यूटीज ली जाती है, तो ये शाइस्ता खान के पास जाता है ग्रीवेंसेस लेके, लेकिन शाइस्ता खान उतना ध्यान नहीं देता है। इसकी वजह से ब्रिटिश और मुगल्स के दरमियान थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, लड़ाई होती है। जब लड़ाई होती है तो 1686 में मुगल्स क्या करते हैं, हुगली को सैक करते हैं, अपने अंडर कर लेते हैं और वहां से ब्रिटिश को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इनके बीच लड़ाई होती है। फिर क्या होता है, 1690 में जॉर्ज चार्नॉक आता है, क्योंकि इनको बंगाल से, हुगली से हटाया गया। इसी की नेगोशिएशन करने के लिए, इसी पे बात करने के लिए ये ट्रीटी साइन करता है मुगल्स के साथ। उनको बोलता है कि कोई बात नहीं, हमसे प्रॉब्लम्स हो गई, हम अब सुल्तानेटी में हमें इजाज़त दे दो ट्रेड करने की। सुल्तानेटी बंगाल में ही एक एरिया होता है। फिर ये फेब 10 1991 में वहाँ पे फैक्ट्री बना देते हैं और इनको वहाँ पे ट्रेड करने की इजाज़त दी जाती है। फिर लेकिन वहाँ पे एक फार्मर होता है, वो वहाँ पे बगावत स्टार्ट करता है, तो ब्रिटिश को एक्सक्यूज मिल जाता है सुल्तानेटी पे हमला करने की, यानी कि ये इसकी भी फोर्टिफिकेशन करते हैं, क्योंकि उनको अब बहाना मिल गया कि हम पे हमला हो गया, हमें ट्रेड आराम से नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि मुगल्स को बोला जाएगा कि आप लोगों ने हमें इजाज़त दी थी लेकिन यहाँ पे हमसे बगावत हो गई, तो ये सुल्तानेटी को फोर्टिफिकेशन करेंगे। दैट मीन्स ये यहाँ पे भी अब मिलिट्री लाएंगे। तो आहिस्ता से फिर 1698 में ये क्या करते हैं, सुल्तानेटी गोविंदपुर और कालीकत्ता की जमींदारी है, ये 3 विलेज से खरीद लेते हैं। दैट मीन जब खरीद लिया तो ये अब जमीन इन्हीं की हो गई। यहाँ से ऑलरेडी सुल्तानेटी में इन्होंने क्या किया है, फोर्टिफिकेशन की है। तो 1700 में बाज़ाब्ता एक फोर्ट बनाते हैं, फोर्ट विलियम्स, विद सर चार्ल्स आयर एज फर्स्ट प्रेसिडेंट। जो भी कोई पोर्ट बनाया जाता था वहाँ पे एक प्रेसिडेंट हुआ करता था जो उसको संभालता था। तो 1700 में अब बंगाल में भी एक फोर्ट बन गया, मद्रास में पहले बन गया था, अब बंगाल में भी एक फोर्ट बन गया। तो आहिस्ता आहिस्ता से ब्रिटिश यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। 1750 में इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट आ जाता है फारूक सियार के कोर्ट से, क्योंकि एक इंग्लिश मिशन आता है जिसको लीड करता है जॉन सरमन। ये बहुत सारे परमिशंस लेता है फारूक सियार से। फारूक सियार एक मुगल रूलर होता है। ये एक फरमान देता है जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी बोला जाता है। उस मैग्ना कार्टा में क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि फ्री ट्रेड
ऑलरेडी इनको कहाँ पे दिया जाता था, गोलकोंडा में, बंगाल में मिल गया। अब इनको बोला गया बंगाल, गुजरात, हैदराबाद में आप फ्री ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ कोई एनुअल पेमेंट करनी है, बाकी कोई ड्यूटी नहीं, बाकी कोई टैक्स नहीं आप लोगों को देना है। दैट मीन्स ये अब चारों तरफ फ्री ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से इनको बोला गया कि कंपनी कैन इशू दस्तख्त, दैट मीन्स पासिस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जैसे आजकल क्या होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जब कोई माल जाएगा, कोई गाड़ी जाएगी, उसको परमिट दिखाना पड़ता है, उसी हिसाब से फिर जीएसटी लगता है जो कि टैक्स है। लेकिन इनको बोला गया है कि कंपनी खुद से दस्तखत या पासिस इशू कर सकती है। दैट मीन्स कंपनी आगे जाके कुछ भी करेगी, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पास इशू करेगा, जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कंपनी का ऑफिशियल करप्ट होके खुद अपना ट्रेड अलग से स्टार्ट करते हैं। और क्या किया जाता है, फारूक सियार बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे में अपने कॉइन्स मीट कर रहे होते हैं ताकि यहाँ का ट्रेड चलाने के लिए। फारूक सियार ये बोलता है कि यही कॉइन्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी मीट करती थी, ये मुगल एम्पायर की करेंसी बनेगी। दैट मीन्स एक फॉरेन कंट्री की करेंसी इसने इंडिया में बना दी। दैट मीन्स आहिस्ता आहिस्ता से ये इंडिया को किन के हवाले कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर रहा है। दैट मीन्स आहिस्ता आहिस्ता से रूल किन के अंडर जा रहा है, किन पावर किन के कंट्रोल में आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। जब करेंसी भी दूसरी कंट्री की अब यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दी। यहाँ से ब्रिटिश आगे जाके बढ़ेगा, बहुत पावरफुल बनेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे दो और कंट्रीज आती है, डेन्स और दैट मीन्स डेनमार्क और फ्रेंच। और फ्रेंच के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ ब्रिटिश की हो जाती है। अब हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच के साथ इनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है और डेन्स उनका क्या रोल था इंडिया में। तो आइए अब डेनमार्क को देखते हैं, डेनमार्क ने इंडिया में क्या किया। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है 1616 में, और 1620 में ये अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं, कहाँ पे, ट्रैंक्यूबार में, जो कि तंजौर के नज़दीक है। इनकी एक और प्रिंसिपल सेटलमेंट होती है, प्रिंसिपल ट्रेडिंग पोस्ट होता है, कहाँ पे, सीरमपुर में, जो कि कलकत्ता के नज़दीक है, दैट मीन्स इन बंगाल। लेकिन जो डैनिश होते हैं, इनका मेन पर्पस होता है मिशनरी एक्टिविटीज़, यानी कि क्रिश्चियनिटी को फैलाना, अपने रिलीजन को फैलाना। ये ज़्यादा कॉमर्स पर्पस के लिए यहाँ पे नहीं आते हैं। और एट लास्ट 1845 में इनकी सारी फैक्ट्रीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेच दी जाती है। डेन्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ईस्ट इंडिया इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि इनका मेन पर्पस मिशनरी एक्टिविटीज़ होते हैं। तो अब मेन कॉम्पिटिटर जो बनेगा ब्रिटेन का, वो कौन है, वो बनेंगे फ्रेंच। तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। फ्रेंच के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दे वर लास्ट टू कम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। सबसे लास्ट में कौन सी यूरोपियन कंट्री आती है, फ्रेंच। इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी कब बन जाती है, 1664 में। वो कौन बनाता है, लुइस 14 जो होता है किंग ऑफ फ्रेंच, इसका एक मिनिस्टर कॉलबर्ट होता है, वही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना देता है। और 1667 में एक कारवां आता है फ्रेंच से इंडिया, किसके अंडर, फ्रैंकोइस कैरन के अंडर, और सूरत में एक फैक्ट्री बन जाती है, फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत। 1669 में मरसारा बनाता है, कहाँ पे फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम में, यानी कि साउथ इंडिया में। ये मरसारा कौन होता है, एक पर्शियन होता है जो कि फ्रैंकोइस कैरन के साथ यहाँ पे आया होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता से आप फ्रेंच भी अपने ट्रेडिंग पोस्ट्स बढ़ाते हैं। ये बंगाल जाते हैं, वहाँ पे शाइस्ता खान गवर्नर होता है। 1673 में उससे परमिशन लेते हैं और चंदर नगौर में ये टाउनशिप बना देते हैं। 1674 में उनको साउथ इंडिया में एक लैंड दी जाती है, जहाँ पे पौंडीचेरी को फाउंड करते हैं, जो कि इनकी फिर प्रिंसिपल सेटलमेंट बन जाती है, इनकी कैपिटल सिटी भी बन जाती है, किनकी, फ्रेंच की। और फ्रैंकोइस मार्टिन को फ्रेंच का गवर्नर बनाया जाता है, यानी कि फ्रेंच गवर्नर अब कौन रहता है, फ्रैंकोइस मार्टिन। ये जो कैरन है इसको रिप्लेस किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइट्स के नाम देखते हैं, माहे, करेकाल, बालासोर और कासिम बाजार। ये मेन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे किनके, फ्रेंच के। अब हम देखेंगे, अब मेन कॉम्पिटिटर ब्रिटिश का कौन है यहाँ पे, डच को उन्होंने हराया था बैटल ऑफ बेदारा में। डेन्स का ज़्यादा कॉमर्स से रिलेटेड काम नहीं था, वो मिशनरी पर्पस के लिए आए थे। पुर्तगीज ऑलरेडी उनकी पावर कम हो गई थी, उनसे मैरिज अलायंस भी हो गया था। अब रहता है सिर्फ फ्रेंच।
फ्रेंच भी यहाँ पे रूल करना चाहता था। अब मेन कॉम्पिटिटर बनेगा ब्रिटिश का फ्रेंच, और इसी फ्रेंच के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। उन लड़ाइयों का नाम है कार्नाटिक वार्स। एक्चुअली लड़ाइयाँ कहाँ पे होती थी? ये होती थी यूरोप में। किसके बीच? फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच। और इसी का इफेक्ट यहाँ पे पहुंच जाता था, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज इनके सेटलमेंट्स, फ्रेंच के भी यहाँ पे सेटलमेंट्स है, ब्रिटिश के भी यहाँ पे सेटलमेंट्स है। वही लड़ाई आखिरकार कहाँ पे पहुंच जाती थी? इंडिया। और उन्हीं वार्स का नाम है कार्नाटिक वार्स। अब एक एक करके उनको देखते हैं। फर्स्ट कार्नाटिक वार 1740 में स्टार्ट होता है और 48 में ये खत्म हो जाता है। इसका रीजन क्या होता है? वो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया मैंने आपको मैप पे दिखाया था कि ये याद रख लीजिए, इसलिए बोला था। वहां का किंग मर जाता है, उसके पीछे रह जाती है उसकी बेटी। अब बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं कि ये बेटी रूलर ऑफ ऑस्ट्रिया बन सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग भी इसको अपोज करते हैं। अब दो ग्रुप्स बन जाते हैं, एक ग्रुप को फ्रेंच सपोर्ट करता है, एक ग्रुप को ब्रिटेन सपोर्ट करता है। और यही लड़ाई कहाँ पे पहुंच जाती है? इंडिया पहुंच जाती है। इसी लड़ाई के दौरान क्या होता है? इंग्लिश नेवी अंडर बैरनेट सीज सम फ्रेंच शिप्स। इंडिया में इंग्लिश नेवी फ्रेंच शिप्स को सीज कर लेते हैं। फ्रेंच रिटेलिएट करते हैं और मद्रास को सीज करते हैं इन 1746। तो इस तरह से लड़ाई बढ़ जाती है और मद्रास में हो जाती है बैटल ऑफ सेंट थोम। कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इडियार। यहाँ पे क्या होता है? फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइस डिफीटेड आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन अंडर महफूज खान। महफूज खान के अंडर आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन होती है, उनको कौन हराता है? फ्रेंच कैप्टन पैराडाइस। ये अनवरुद्दीन कौन होता है? कर्नाटक का नवाब। कर्नाटक कौन सा रीजन है? तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश का रीजन, उसी को कर्नाटक बोलते थे। उसकी कैपिटल होती थी आरकॉट। इस अनवरुद्दीन के पास गया था ब्रिटिश, बोला गया था कि हमारी मदद करो फ्रेंच के अगेंस्ट। इसीलिए अनवरुद्दीन किनके खिलाफ लड़ता है? फ्रेंच के खिलाफ लड़ता है और इसको यहाँ पे हरा दिया जाता है। 1748 में जो भी कोई वार होता है उसके एंड पे एक ट्रीटी साइन की जाती है पीस पर्पस के लिए। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसी तरह सेकंड वर्ल्ड वार में पे भी पीस ट्रीटी साइन की गई। यहाँ पे फर्स्ट कार्नाटिक वार को खत्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ एक्सला शेफल साइन की गई 1748 में, और फर्स्ट कार्नाटिक वार खत्म हो जाती है। इसमें क्या किया गया? वहां पे ऑस्ट्रिया को कुछ रीजन्स देने पड़े। इसी तरह वहां पे भी जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट में हो गया था, जर्मनी को बहुत सारे अपने एरियाज को देना पड़ा था कि उनसे कोई लेना देनी वो दूसरे ग्रुप को मिला था। इसी तरह ऑस्ट्रिया को भी यहाँ पे सिलीसिया देना पड़ता है, जो हम आगे जाके इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ये था फर्स्ट कार्नाटिक वार। तो आइए अब सेकंड कार्नाटिक वार देखते हैं, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1749 से लेके 54 तक। अब इसका रीजन देखेंगे। 1748 में हो जाती है निजामुल मुल्क की डेथ। निजामुल मुल्क कौन होता है? जब मुगल्स आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ के सारे एरियाज लेते हैं, तो हैदराबाद में एक बंदा उठता है, वो बोलता है कि मैं अपनी किंगडम अलग से बनाऊंगा, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मैं एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाऊंगा। वो बनाता है हैदराबाद किंगडम। वो कौन बनाता है? निजामुल मुल्क। अब इस निजामुल मुल्क की मौत हो जाती है। निजामुल मुल्क ने चंदा साहिब को कैद किया होता है, जो कि सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली होता है। इस चंदा साहिब को छोड़ दिया जाता है बाय मराठास। अब मराठास जब इसको छोड़ देते हैं, अनवरुद्दीन, जो कि हमने फर्स्ट कार्नाटिक वार में पढ़ा था, ये फ्रेंच के साथ लड़ाई करता है। ये कार्नाटिक नवाब होता है। जब ये कार्नाटिक नवाब होता है, यहां से चंदा साहिब को छोड़ दिया गया। चंदा साहिब इसके अपोज में जाता है, बोलता है कि इसको थ्रोन पे किसने बिठाया? ये इसके लायक नहीं है, एक्चुअल में मुझे थ्रोन पे बैठना चाहिए। इसी तरह जब निजामुल मुल्क मर गया, तो हैदराबाद में सक्सेशन की लड़ाई हो जाती है। नासिर जंग, जो कि सन ऑफ निजाम होता है, इसके खिलाफ जाता है मुजफ्फर जंग, जो कि ग्रैंड सन ऑफ नवाब होता है। ये बोलता है कि मुगल्स ने मुझे चुना था, एक्चुअल में यहाँ पे थ्रोन पे मुझे बैठना चाहिए। तो अब दो ग्रुप्स बन जाते हैं जो कि आपस में भिड़ते हैं। एक साइड से आता है चंदा साहिब, जो कि किसको अपोज करता है? ये करते हैं अनवरुद्दीन को अपोज, जो कि नवाब, कार्नाटिक नवाब होता है इस टाइम पे। चंदा साहिब किसके अपोजिट जाता है? अनवरुद्दीन के अपोजिट। मुजफ्फर जंग किसके अपोजिट जाता है? नासिर जंग के अपोजिट।
नासिर जंग कहाँ पे होता है? हैदराबाद में ये थ्रोन पे बैठता है और इन दोनों को सपोर्ट करता है ब्रिटिश। अब इन दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई हो जाएगी। एक साइड से है फ्रेंच और मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, दूसरे साइड से है ब्रिटेन, अनवरुद्दीन और नासिर जंग। यानी कि लड़ाई हो रही है किस पे? एक कर्नाटक नवाब कौन बनेगा, एक निजामुल यानी कि निजाम ऑफ हैदराबाद कौन बनेगा, इस पे लड़ाई चल रही है। अब फ्रेंच ए ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है और ब्रिटिश ए ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। अब जब लड़ाई हो जाएगी, अनवरुद्दीन की मौत हो जाएगी बैटल ऑफ अंबूर में। अनवरुद्दीन कौन था? नवाब ऑफ कर्नाटक। तो इसकी मौत जब हो जाएगी तो इसको अपोज किसने किया था? चंदा साहिब। ये बन जाएगा कर्नाटक का नवाब इन 1749। वहां से इसी तरह हैदराबाद में भी नासिर जंग के ग्रुप को हराया जाता है, यानी कि पहले पहले फ्रेंच जीत जाता है। तो मुजफ्फर जंग वहां पे क्या थ्रोन पे बैठ जाता है, ये बन जाता है सूबेदार ऑफ दक्कन। ये जल्दी मर जाता है मुजफ्फर जंग और इसके बाद आ जाता है सलाबत जंग इसकी जगह पे। डुप्लेक्स जो होता है ये फ्रेंच गवर्नर होता है, जैसे कि हमने आगे भी पहले भी पढ़ा था कि फिर जो यूरोपियन किंग्स थे वो गवर्नर्स अपॉइंट करते थे इंडिया में रहने के लिए ताकि वो अपनी टेरिटरीज को चलाए। जब यहाँ पे अभी फ्रेंच जीत रहा है तो जो रिवर कृष्णा के साउथ में सारी टेरिटरीज थी मुगल टेरिटरीज, उनका गवर्नर किसको बनाया जाता है? डुप्लेक्स को। अभी तक फ्रेंच ही पावर में यानी कि फ्रेंच जीत रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है? रॉबर्ट क्लाइव एक चाल चलता है 1751 में, ये बोलता है कि मैं आरकॉट पे अटैक करूंगा। आरकॉट क्या होते हैं? जो एक कर्नाटक होता है। कर्नाटक रीजन कौन होता है? तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश के बहुत सारे एरियाज मिलके इसी को कर्नाटक बोलते थे। इसकी कैपिटल थी आरकॉट। इसकी कैपिटल थी आरकॉट। अभी तक बैटल कहाँ पे चल रहा था? अंबूर पे। आर्मी बहुत सारी वहां पे चल रही थी, सारे उसी पे फोकस कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश कैप्टन था, इसने बोला मैं आरकॉट पे कैपिटल ये अटैक करूंगा। जब मैं कैपिटल सिटी पे ही अटैक करूंगा तो चंदा साहिब जरूर आएगा अपनी कैपिटल को बचाने। रॉबर्ट क्लाइव 200 कुछ बंदे लेके आरकॉट पे हमला करते हैं, क्योंकि वहां पे अभी कोई नहीं होता है तो ये आरकॉट को अपने कब्जे में कर लेता है। चंदा साहिब जल्दी अपनी हजारों की फौज लेके आरकॉट को बचाने जाता है, लेकिन बहुत टाइम तक इसको बचा नहीं पाता है और एट लास्ट चंदा साहिब को सरेंडर करना पड़ता है। इसको मोहम्मद अली एग्जीक्यूट करता है, मार देता है, जो कि नासिर जंग का एक साथी होता है। और इस तरह से मोहम्मद अली फिर बन जाता है नवाब ऑफ कर्नाटक। इस तरह से जो सेकंड कर्नाटक वार है इसको एंड में लाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। लेकिन इस ट्रीटी के अंदर बहुत सारे मसले पेंडिंग रहते हैं। दैट मीन्स एक इनएविटेबल वार फिर से होगा, एक और वार फिर से होगा, क्योंकि जब बहुत सारी मसले जो है वो अभी ऐसे ही रह गए तो उन पे भी जब बातचीत होगी तो लड़ाई छिड़नी ही छिड़नी है। इस लड़ाई की वजह से अब जब रॉबर्ट क्लाइव ने आरकॉट पे अटैक किया तो बहुत टाइम तक चलती है। इसकी वजह से फ्रेंच को बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो ये जो डुप्लेक्स होता है गवर्नर, इसको वापस बुलाया जाता है बाय फ्रेंच और गडेह्यू को यहाँ पे फ्रेंच गवर्नर बनाया जाता है। इस तरह से सेकंड कर्नाटक वार खत्म हो जाती है। ये पेंडिंग रह जाती है। पेंडिंग मतलब इस पे कोई फैसला नहीं होता है कि क्या होगा, इस पे स्टेटस को हो जाता है। स्टेटस को मतलब जिसके पास जो एरिया है वो अभी फिलहाल उसी के पास रहेगा, वो फिलहाल उसी के पास रहेगा। तो आइए अब थर्ड कर्नाटक वार को डिस्कस करते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1758 से लेके 63। इसका रीजन क्या है? 7 ईयर्स वार। 7 ईयर्स वार कहां पे चला था? यूरोप में। किसके बीच? फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच। और वही लड़ाई यहां जाके पहुंचती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इनकी सेटलमेंट्स होती है। 1756 से लेके 63 तक ये 7 ईयर्स वार चलता है। इसका रीजन क्या था? हमने फर्स्ट कर्नाटक वार में क्या देखा था कि ऑस्ट्रिया की सक्सेशन, वार ऑफ सक्सेशन चल रही थी कि कौन किंग बनेगा कौन नहीं बनेगा। फिर जब लड़ाई हो गई फिर ट्रीटी ऑफ एक्सला शेफल हो गई थी, उसके अंडर ऑस्ट्रिया को कुछ रीजन्स देने पड़े और जो अपोजिट में था उनको कुछ रीजन्स देने पड़े, जैसे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड में हुआ था कि जर्मनी को एक एरिया देना पड़ा था, उस एरिया में वो नहीं जा सकते थे। इसी तरह ऑस्ट्रिया को भी कुछ रीजन्स देने पड़े थे। तो
लेकिन ऑस्ट्रिया अब चाहता है 1756 में सिलेसिया को ये रिकवर करना चाहता है, यानी कि ये फिर से सिलेसिया को अपने अंडर करना चाहता है। तो इस पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है ताकि आपको याद रहे। जब आपको थोड़ा बैकग्राउंड का पता होगा तो क्या चल रहा था, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। ऑस्ट्रिया चाहता है कि सिलीसिया को अपने अंडर फिर से ले ले, तो हो जाती है 7 ईयर्स वार स्टार्ट। ये वार 7 साल तक चलती है। यही रीजन हो जाता है कि ये वार कहां पे पहुंच जाती है, इंडिया में। 1757 में क्या होगा, इंग्लिश फोर्सेस कैप्चर्ड चंदरनगोर, जो कि एक फ्रेंच ट्रेडिंग पोस्ट था। इसको कौन अपने अंडर कर लेता है, इंग्लिश फोर्सेस। 1758 में फ्रेंच रिटेलिएट करते हैं, दे कैप्चर इंग्लिश फोर्ट्स ऑफ सेंट डेविड एंड विजयनगरम अंडर काउंट दी लैली। काउंट दी लैली इनका कैप्टन होता है, उसके अंडर ये कुछ इंग्लिश फोर्ट्स को अपने कब्जे में कर लेता है। वहां से इंग्लिश कार्रवाई करता है, यहां से फ्रेंच कार्रवाई करता है। इंग्लिश और ज्यादा, क्योंकि इनकी अब नेवी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ये दे इन्फ्लिक्ट हेवी लॉसेस ऑन फ्रेंच फ्लीट एट मसूलीपट्टनम। इनका एक कारवां होता है मसूलीपट्टनम में, किनका, फ्रेंच का। उस पर अटैक करके बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, किनका, फ्रेंच का। अब ये लड़ाई बढ़ जाती है, हमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और 1760 में क्या हो जाता है, बैटल ऑफ वैंडी वॉश। जो कौन जीतता है, इंग्लिश जीत जाते हैं। सर आयर कूटी टुक फ्रेंच कैपिटल ऑफ पौंडीचेरी इन 1761। जब मैंने बोला था कि जब पौंडीचेरी फाउंड की जाती है बाय फ्रेंच, ये इनकी प्रिंसिपल क्या बन जाती है, सेटलमेंट, यानी कि इनकी कैपिटल बन जाती है। उसी कैपिटल को अब किसने ले लिया, इंग्लिश ने, बाय सर आयर कूटी इन जनवरी 1761। तो इस तरह से फ्रेंच का पूरा पावर यहाँ पे खत्म हो जाता है। 1763 में पीस ट्रीटी होगी, क्योंकि वार खत्म करना है। उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीस ऑफ पेरिस एक्चुअल में लड़ाई कहाँ पे चल रही है, एक्चुअल में लड़ाई यूरोप में चल रही है। उसी का नतीजा यहाँ पे भी भुगतना पड़ रहा है। ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस किससे रिलेटेड है, थर्ड कार्नाटिक वार से। इसी तरह आपको पूछा जाएगा ट्रीटी ऑफ एक्सला-शेफल किस वार से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, जो कि अभी ब्रिटिश ने चंदरनगोर को अपने कब्जे में कर लिया था, पौंडीचेरी को अपने कब्जे में कर लिया था, ये फ्रेंच को वापस दिए जाते हैं। और फ्रेंच को बोला जाता है आप यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो आराम से, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, यानी कि आप कोई रूल यहाँ पे नहीं करोगे, कोई एडमिनिस्टर नहीं करोगे, जो भी चलाना होगा इन एरियाज को हम देखेंगे, आप ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी इंटरफेरेंस। ये था थर्ड कार्नाटिक वार, जिसकी वजह से फ्रेंच का पूरा पावर यहाँ पे खत्म हो जाता है। दैट मीन्स पूरी मोनोपोली ऑफ ट्रेड किसके पास रह जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इस तरह से पूरी तरह सारे यूरोपियन पावर यहाँ पे फेल होके सिर्फ कौन रहता है, ब्रिटिश रहता है। फिर हम आगे जाके देखेंगे फिर किस तरह से ब्रिटिश यहाँ पे रूल स्टार्ट करता है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। किस तरह से अपनी पॉलिसीज की वजह से कौन कौन सी पॉलिसी लाएंगे जिसकी वजह से ये यहाँ के रूलर्स बनने लगेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।